लिवर की खराबी है। अभी आप देखिए ना, पहले लोग कहते थे दारू पियोगे तो लिवर खराब होगा, अभी तो बिना दारू वाले भी लिवर चले आ रहे हैं। NAFLD देखिए ना आप। दुष्प्रभाव के कारण हमारे देश में साल भर में वायु प्रदूषण के खतरों से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप रोज कार से चल रहे हैं तो वाहन का वायु प्रदूषण कर रहे हैं। आप रोज बाइक स्कूटी से जा रहे हैं तो आप वायु प्रदूषण कर रहे हैं। आप सिगरेट पी रहे हैं, सुट्टा पी रहे हैं, हुक्का बार में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, ई सिगरेट पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, आप वायु प्रदूषण कर रहे हैं। निकलो ना बेनकाब, लखनऊ की हवा खराब है। जी हाँ, लखनऊ का प्रदूषण का जो स्तर है वो इस वक्त काफ़ी बढ़ा हुआ है। AQI 200 से 400 के बीच है। सुबह धुंध रह रही है, रात को धुंध रह रही है। उसकी वजह से क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से ये नुकसानदेह है, किस एज ग्रुप के लिए नुकसानदेह है, क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर सूर्यकांत जी, जिनसे हम जानेंगे कि इस माहौल में, इस प्रदूषण के माहौल में, जिस तरह से लखनऊ की हवा इस वक्त खराब हो रखी है, कैसे प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो नमस्ते आंचल जी। नमस्ते सर। और तो सभी जितने आपके दर्शक हैं ये हो हल्ला चैनल के, उनका प्यार भरा नमस्कार सबके लिए। और मुझे लगता है कि आज जो मैं बताऊंगा तो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये AQI जो हम नापते हैं 200 से 400 के बीच नवंबर में दर्ज की जा रही है लखनऊ की, ये क्या है और किस तरह से ये बताता है कि हवा में प्रदूषण है या हवा खराब है। पहले तो जान लीजिए कि हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि सांस की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो वायु शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कोरोना के समय हालांकि 5 साल पहले लोगों ने खूब अच्छी तरह इसकी इंपॉर्टेंस जान ली कि ऑक्सीजन और जो वायु या प्राण वायु हम कहते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर भी मैं आपके दर्शकों को बता देता हूं कि हमारा जीवन जो है उसकी शुरुआत होती है पहली सांस से और अंत होता है अंतिम सांस से। तो जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक, कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। अब ये जो सांस हम लेते हैं तो इस वातावरण से लेते हैं। हमें पेड़ पौधे शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, अच्छी वायु देते हैं, लेकिन हम ही ने क्या किया है कि कुछ काम ऐसे गलत किए हैं जिसके कारण वायु शुद्ध नहीं रह गई, वायु प्रदूषण हो गया है। अब हालत ये है कि दुनिया में 10 में से 9 लोग जो हैं वो वायु प्रदूषण के शिकार हैं। हमारे देश की बात करें तो 96% हमारे देश की जनसंख्या, यानी 96% जो जनसंख्या है उसको नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स की सांस नहीं मिल रही है। तो नॉर्मल देखिए 0 प्रदूषण है तो वो सबसे अच्छा होता है। हालांकि वो तो आदर्श स्थिति है। तो वो तो आपको, आप मिजोरम चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, भूटान चले जाइए तो भी शायद ना मिले। लेकिन फिर भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 है तो हम कहते हैं ये संतोषजनक है। ये शायद लॉकडाउन के समय पे आया था यहाँ तक। जी समय बिल्कुल 5 साल पहले की ये ग्रेडिंग है WHO की। और 50 से 100 के बीच में है, 51 से 100 जिसको हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि थोड़ा गड़बड़ है, यानी माइल्ड गड़बड़ है। फिर 100 से 101 से 200 है तो हम कहते हैं मॉडरेट गड़बड़ है। फिर 201 से 300 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है तो हम कहते हैं सीवियर है। और 300 से ऊपर हो गया है, 301 से 400 हो गया है तो हम कहते हैं वेरी सीवियर है। अगर 400 को भी क्रॉस कर जाता है तो हम कहते हैं भाई ये तो क्रिटिकल है, बहुत ही इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है। तो ईश्वर न करे कि हमारा लखनऊ 400 के पार हो जाए, लेकिन दिल्ली में तो अक्सर 400 के पास होता रहता है। वो तो टॉप पे है दुनिया में, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो दुनिया की है। वो अभी एक स्टडी आई है, उसमें उन्होंने कहा दिल्ली ही है। वहां तो ऐसा भी हो रहा है कि लोगों के लंग्स जो बिना स्मोकिंग के ऐसे आ रहे हैं कि जैसे चेन स्मोकर्स हैं। तो जैसे हमारे एक बड़े भाई हैं, सर्जन है चेस्ट के, डॉक्टर अरविंद कुमार, एम्स दिल्ली में थे, अभी वो कॉर्पोरेट में है। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो 40 साल से फेफड़े का ऑपरेशन कर रहा हूँ। पहले मैं खोलता था तो फेफड़े पिंक निकलते थे, अभी जब फेफड़े खोल रहा हूँ, किसी ने बीड़ी भी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी पाई, अरे महिला का फेफड़ा खोल रहा हूँ, जिसने लकड़ी के चूल्हे पे खाना भी नहीं बनाया, उसके भी फेफड़े जो हैं वो आधी काले निकल रहे हैं। पिंक तो अब जैसे दुर्लभ हो गया है। जी। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो जैसे कि हम फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों पर ही है। किस एज ग्रुप को ज्यादा हिट करता है? देखिए
एज तो इसमें कोई अछूती नहीं है। मैं बात करूंगा उस गर्भस्थ शिशु की जिसका बेचारे का क्या नुकसान है। वो गर्भ में पल रहा बच्चा है, अगर उसकी माँ को कहीं से वायु प्रदूषण का एक्सपोजर हो रहा है, मान लीजिए घर में कोई सिगरेट पीता है, अब कोई सिगरेट पीता है तो 30% धुआं उसके फेफड़े में जाता है, 70% जो घर परिवार में बैठे हुए हैं उनके फेफड़े में चला जाता है। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी घर में है और हस्बैंड है, जेठ है, ससुर है, कोई पी रहा है तो वो पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो जाएगी। अगर ऐसी प्रेग्नेंट लेडी का घर एक्सप्रेस वे के पास है, बड़े स्टेट हाईवे के पास है, ऐसा जहां ट्रैफिक ज्यादा निकलता है, तो उसके घर का जो माहौल है वो भी एक्सपोज्ड है वायु प्रदूषण से। तो ऐसे घरों के बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि उनके क्योंकि बच्चा जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, वो माँ से लेता है। माँ से ब्लड सर्कुलेशन भी लेता है, माँ से ऑक्सीजन भी लेता है, माँ से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी लेता है, सब पोषण पालन सब उसका पहले दिन से माँ ही तो कर रही है, पहले गर्भ के अंदर फिर गर्भ के बाहर। तो अब उस माँ को अगर वायु प्रदूषण का एक्सपोजर है तो छोटे छोटे जो वायु प्रदूषण के पार्टिकल हैं ये माँ के पहले रक्त संचरण में जाते हैं, और जब अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो आप नाभि नाल कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं, उसके माध्यम से जब ये माँ का रक्त संचरण बच्चे के रक्त संचरण में जाता है तो ये सब छोटे प्रदूषक तत्व, खासतौर पर PM1 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल, वही ब्लड में चले जाते हैं सर्कुलेट होके। PM2.5 तक तो फेफड़े में ही अटैक होता है। अब PM1 पे ज्यादा रिसर्च हो रही है। ये PM1 माइक्रोन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन से जाके हर अंग में चला जाता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल से होता हुआ बच्चे के उसमें भी चला जाता है। तो गर्भस्थ शिशु की मौत हो सकती है वायु प्रदूषण के कारण। गर्भस्थ शिशु का IUGR यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। गर्भस्थ शिशु को बहुत सारी पैदाइशी बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं उनका 20-21 साल तक फेफड़े का डेवलपमेंट होता रहता है, तो फेफड़ा कमजोर है, डेवलप हुआ नहीं है, उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर है और फेफड़ा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया। तो आपने पूछा था ना कौन ज्यादा खतरे में है, तो सबसे ज्यादा तो वो खतरे में जिसकी कोई गलती नहीं बेचारा, फिर भी वो खतरे में है, इंट्रायूट्राइन डेथ तक हो सकती है। दूसरे नंबर पर वो छोटे बच्चे हैं जिनका अभी फेफड़ा विकसित नहीं हुआ है। इसके अलावा आपने पूछा तो युवा हैं या मिडिल एज के हैं, लेकिन साथ में अन्य बीमारियां हैं, दिल की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, फेफड़े की पूरा अस्थमा है, और कोई बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज है, कोई भी बीमारी है, BP है, हार्ट की है, कुछ भी है, इनकी भी इम्यूनिटी कमजोर है तो इनको खतरा ज्यादा है। इसके अलावा बुजुर्ग, तो जैसे मैंने कहा ना बच्चों का फेफड़ा विकसित होने में टाइम लगता है, और 30-40 साल की उम्र के बाद फेफड़े की कार्यक्षमता कम हो जाती है। तो हमारे बुजुर्ग जितने 60 साल से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन, उनको भी खतरा वायु प्रदूषण के कारण ज्यादा है। मैं आपको पहले बताता हूं कि इसका वायु प्रदूषण के कारण हमारे देश में जो हेल्थ हजार्ड होते हैं, मैंने कहा कि वायु प्रदूषण मेनली फेफड़े पे अटैक करता है। तो फेफड़े में अस्थमा है, TB है, निमोनिया है, COPD है, लंग कैंसर है, ये बहुत से नाक की एलर्जी है, गले की एलर्जी है, साइनोसाइटिस है, आंखों में आप देखिए आंखों की एलर्जी है, ये सब तो होता ही है, बहुत कॉमन है, त्वचा की एलर्जी है। इसके अलावा जब फेफड़े से ये वायु प्रदूषक तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाते हैं तो टॉप टू बॉटम यानी सिर से लेके पैर तक कोई ऐसा अंग नहीं है जिसके हेल्थ हजार्ड ना होते हों। मतलब सिर में है तो माइग्रेन हो सकता है, फालिज मार सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, क्रोनिक हेडेक हो सकता है। अगर हम बात करें दिल की तो BP हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और बहुत से सारी एरिथमिया हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा लिवर की खराबी है। अभी आप देखिए ना, पहले लोग कहते थे दारू पियोगे तो लिवर खराब होगा, अभी तो बिना दारू वाले भी लिवर चले आ रहे हैं। NAFLD देखिए ना आप, नॉन अल्कोहलिक फाइब्रोटिक लंग डिजीज, तो उसमें NAFLD में क्या है, यही है, दारू नहीं पी रहे हैं फिर भी लिवर में सिरोसिस हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है, जिसको देखो फैटी लीवर हो रहा है। तो फैटी लीवर तो खैर फास्ट फूड खाने से भी होता है, तला भुना खाने से भी होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कहीं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किडनी कमजोर हो जाती है, आंतें कमजोर हो जाती हैं। सब कोई ऐसी चीज नहीं है सिर से लेके पैर तक जिसके कारण वायु प्रदूषण का नुकसान न होता हो। और इन्हीं स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव के कारण हमारे देश में साल भर में वायु प्रदूषण के खतरों से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। कि मेरे व्यक्तिगत सुझाव थे कि भाई क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अभी हमने उस अभियान को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर दिया है, नाम दिया है वायु मित्र अभियान। अच्छा। तो अब जहां मुझे मौका मिलता है, इसलिए
इस पे प्लेटफॉर्म पे मौका मिल रहा है, मैं बता दूं ये वायु मित्र अभियान क्या है। जी जरूर। वायु मित्र अभियान है कि आप वायु के मित्र बनिए, जिससे कि प्रदूषित वायु आपको ना मिले, आपके आने वाली पीढ़ी को प्रदूषित वायु ना मिले। अब इस वायु मित्र बन के हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि सबसे पहले रोज शाम को सोचें कि मेरे कारण तो वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम कहाँ करते हैं वायु प्रदूषण? आप करते हैं। आप रोज कार से चल रहे हैं तो वाहन का वायु प्रदूषण कर रहे हैं। आप रोज बाइक स्कूटी से जा रहे हैं तो आप वायु प्रदूषण कर रहे हैं। आप सिगरेट पी रहे हैं, सुट्टा पी रहे हैं, हुक्का बार में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, ई सिगरेट पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, आप वायु प्रदूषण कर रहे हैं। गांव की वो महिलाएं जो अभी भी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं, वो वायु प्रदूषण कर रही हैं। अभी भी जो लोग सर्दी में पराली जला रहे हैं, टायर जला रहे हैं, अभी देखना कुछ लोग तापेंगे, अलाव जलेंगे, ये सब वायु प्रदूषण करेंगे। तो ये मत सोचिए कि कोई वायु प्रदूषण, सब वायु प्रदूषण करते हैं। ऐसे इंजीनियर और ठेकेदार जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो भी प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। ऐसी फैक्ट्रीज के मालिक जिनके यहाँ चिमनियां लगी हुई हैं, लेकिन वो वायु प्रदूषण सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी वायु प्रदूषण कर रहे हैं। ऐसे बहुत से रोजगार हमारे देश में हैं। मैं कहता हूँ फ्रॉम भट्टी टू भट्टा। मेरा कहने का मतलब ईंट के भट्टे से तो दिखता है ऊपर चिमनी रही। आप छोटे छोटे कस्बों में चले जाइए तो अभी भी आपको सड़क के किनारे वो समोसा तलते, पकौड़ी तलते वाला मिलेगा। और वो कोयले से अंगीठी बना लगा रहा होगा या लकड़ी से। अभी भी गैस नहीं है उसके पास। तो इसलिए मैं कहता हूँ फ्रॉम भट्टी टू भट्टा। तो ये सोर्स है वायु प्रदूषण के। तो गांव वाले भी इससे अछूते नहीं है। तो अब मैंने एक को कहा, तो बोले साहब मैं तो परचून की दुकान में काम करता हूँ, आटा है, गेहूं है, गल्ला है, मैं कैसे बचूं? तो मैंने कहा भाई मास्क लगा के जाओ। कहता मास्क वास्क कहाँ डॉक्टर सूर्यकांत है, वो तो कोविड में आप अपने यूट्यूब चैनल और टीवी इंटरव्यू बताते थे, तब हमारे पास मास्क रहता था। तो मैंने कहा अच्छा दोस्त, रुमाल है? कहाँ रुमाल है? तो ये देखिए मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ, ये मेरा रुमाल रहा और ये रुमाल 10 सेकंड नहीं लेगा और ये मेरा मास्क हो गया। ठीक, आप लड़की हैं, दुपट्टा डाले हैं, इसको 4 परत मोड़िए, नाक मुंह ढकिए, मास्क हो गया। ग्रामीण भाई यहाँ गमछा डाले रहते हैं, 4 परत लगाइए, ले लिए। साड़ियाँ पहने हैं, अरे पल्लू थोड़ा सा ऐसा करिए, 4 परत लगाइए, नाक मुंह ढक लीजिए, हो गया मास्क। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, मास्क आप बना सकते हैं। तो इसलिए और दूसरा काम है कि ये तो मैंने बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा काम ये है कि आप अपने को मजबूत कैसे रखें कि जिससे वायु प्रदूषण मान लो आ ही गया फेफड़े में तो कैसे क्लीन हो, इम्यूनिटी पे काम करना। हाँ, तो आप कहेंगे कि साहब फेफड़े और सांस की नलियों कोई झाड़ू पोंछा तो है नहीं, हम सफाई कर लें। तो झाड़ू पोंछा है। अब आप जान के ताज्जुब होगा, ये डॉक्टर सूर्यकांत ने ईजाद किया है फेफड़े का झाड़ू पोंछा। मतलब तरीका तो है लेकिन नाम मैंने दिया है झाड़ू पोंछा। तो अगर आप बाहर गए और प्रदूषित एरिया में गए, आपने मास्क लगाया, रुमाल लगाया, दुपट्टा लगाया, साड़ी लगाई, गमछा लगाया, कुछ भी प्रोटेक्शन किया, उसके बाद भी लगता है आपको कोई वायु प्रदूषण हो गया, तो घर पे आइए, 5 मिनट की सिर्फ भाप लीजिए। बस क्लीन हो जाएगा। हाँ, 5 हो गया, ये झाड़ू पोंछा है। अब आप कहेंगे कि अब मान लो गहरा चला गया, तब तो आपने देखा होगा बड़े घरों में सोफा वोफा पड़े होते हैं और वहाँ वैक्यूम क्लीनर होता है। तो अब आप डॉक्टर सूर्यकांत ने वैक्यूम क्लीनर भी फेफड़े का तैयार कर लिया। तो आप कहेंगे यही बैठे बैठे करते रहते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो यही बैठे बैठे तो करते रहते हैं। सोचते रहते हैं कि जैसे कोविड में मैंने कहा था, न जांच न रिपोर्ट करो, कोरोना पर सीधी चोट, बवाल हो गया पूरे देश में। ये कौन सा डॉक्टर कह रहा जांच की जरूरत नहीं? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, उंगली में नापो, जिसकी ऑक्सीजन 94 से मेरी 4 दवाएं 5 दिन खाओ, कोरोना खत्म। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ हमारा। लेकिन हमें वो है कि हमने एक नया फॉर्मूला निकाला और उससे लाखों लोगों की जान बच गई। तो भगवान ने हमें कृपा दी तो ऐसा हो गया। इसी तरह मैं कहता हूं कि आप नियमित प्राणायाम करते रहिए। प्राणायाम नॉर्मली हम कितना, एक बार में सांस जब लेते हैं तो आधा लीटर सांस लेते हैं और आधा लीटर बाहर निकालते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम इससे 2 गुना 3 गुना सांस लेते हैं और झटके से जब हम बाहर निकालते हैं तो वो वैक्यूम क्लीनर हो गया। अभी जैसे इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ है पूरे देश में। क्यों है? अभी मैं पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, एक अभी 15-20 दिन पहले उन लोगों ने एक निर्णय लिया, इंदौर वालों ने, सोमवार नो कार। हमारे लखनऊ वाले इतने आ रहा, सब्जी भी लेने जाएंगे तो मोटरसाइकिल। मैं तो अक्सर जाता हूँ सब्जी खुद खरीदने और मैं देखता हूँ उनका बस नहीं चलता, मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चलाते हैं। वो वही दुकान के सामने लगा बस खड़े खड़े मोटरसाइकिल से कहते हैं आलू दो, प्याज दो। अरे भैया कुछ तो दूर मोटरसाइकिल रोक दो, कुछ तो पैदल चल लो। अपना थैला लेके नहीं जाएंगे।
अरे भाई घर से थैला लेके जाइए, 1 किलोमीटर पैदल चलिए और बढ़िया सब्जी लाइए, 1 किलोमीटर वापस आ जाएंगे, 2 किलोमीटर की वॉक हो गई और सब्जी की सब्जी ले आए आप। जी, जी, तो आप हरी सब्जियां खाइए, जी। मौसम के फल खाइए। अब फल कहते हैं तो लोग समझते हैं महंगे फल, हमेशा ऐसा नहीं है। मौसम के फल खाइए, अमरूद का सीजन है अमरूद खाइए, और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आम के सीजन में आम खाइए। जी, जी। केला 12 मास मिलता है, केला से अच्छा तो कोई फल है ही जी, नहीं। जी। न चाकू, न छुरी, न प्लेट, न डाइनिंग टेबल, न कुछ, न आटी, न पार्टी। जब चाहो खड़े होकर सड़क पे खा लो। हाँ, छिलका सड़क पे मत फेंको, वो डस्टबिन में फेंको। जी, जी। तो ये खाने पीने का अपना ठीक होना चाहिए, फास्ट फूड नहीं होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम नहीं। बच्चों को थोड़ा सा बैलेंस रखिए। मैं तो कहता हूँ भाई, जब तक आंटी के चिप्स थे तब तक बहुत अच्छा था, जब से अंकल के चिप्स आ गए सब बर्बाद हो गई दुनिया। अब अंतर समझिए, आंटी के चिप्स और अंकल के चिप्स में क्या अंतर है। आंटी जो चिप्स बनाती थी उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं पड़ता था, और हमें याद है कि हम अंकल चिप्स वाले उसमें पैकेट में नहीं कि उसमें 20 चिप्स निकलते हैं, उसमें नहीं, हम तो थाली भर भर के चिप्स खाते थे। कहीं भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो आंटी की चिप्स थे। आंटी की चिप्स मतलब आंटी, मम्मी, नानी, मौसी, घर में बने हुए, घर में बने हुए। अभी जो चिप्स आ रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, वो नुकसान ही नुकसान करते हैं। आप 4 पैकेट खा लीजिए, शाम तक आपको उल्टी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो फल खाइए, खीरा खाइए, हरी सब्जियां खाइए, रंग बिरंगी सब्जी खाइए। लाल रंग की गाजर खाइए, पीले रंग की गाजर खाइए, पीली शिमला मिर्च खाइए, लाल शिमला मिर्च खाइए, हरी शिमला मिर्च खाइए। 3 तरह की शिमला मिर्च हमारे उत्तर प्रदेश में होती हैं। आप जो है वो लाल रंग का टमाटर खाइए, किससे मना किया, गाढ़े लाल रंग का, मैरून कलर का चुकंदर खाइए। तो हरी और लाल रंग बिरंगी सब सब्जियां खाइए। और एक और दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि पनीर खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी और नॉनवेज खाने से बढ़ेगी। तो भगवान की कृपा, थोड़ा कैमरा ऐसा करिए, मेरे देखिए हनुमान जी हैं, आराध्य देव। तो मैं बच्चे से पूछता हूँ ये कौन है, बोले हनुमान जी। बोले इनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई हुआ कि सब आज तक नहीं हुआ। तो मैंने कहा कब इन्होंने सीता माता से कहा कि माते आज चिकन मटन खाने का मन है, कहा हो तो बताओ, तुलसीदास ने एक और रामायण की चौपाई में लिखा हो। तो जब सबसे इतिहास का, ब्रह्मांड का, दुनिया का सबसे जो बुद्धिमान भी है और बलशाली भी है, उसने कभी नॉनवेज नहीं खाया, तो कहाँ से ही कॉन्सेप्ट आ गया। अब तो पूरा रिसर्च से हो गया है, 17,000 ज्यादा रिसर्च पेपर आ गए हैं कि वेजिटेरियन डाइट जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, नॉन वेजिटेरियन डाइट स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो यही सब उपाय हैं, करते रहें लोग और लोगों को समझाते रहें, और वायु मित्र मेरे कहने से ही बन जाएं। और कहें मैं डॉक्टर सूर्यकांत के दोस्त हूँ, मैं भी वायु मित्र हूँ, और इसलिए मैं आपको सिगरेट पीने से मना कर रहा हूँ। एक काम और करें, वृक्षारोपण जरूर करते रहें जहां मौका मिले। मेरा अभियान है 20 साल से कि 10 साल के बच्चे का अगर 10वां जन्मदिन अपना रहे हैं तो उसके हाथ से पहले 10 पौधों का पौधारोपण करा दीजिए, तब मोमबत्ती काटिए, केक काटिए, पार्टी दीजिए, जो कुछ करिए, हमें भी बुलाइए, हम भी आ जाएंगे। तो लेकिन ये जरूर करवाइए। आपकी शादी की सालगिरह है, 25वीं बहुत बहुत है, 25 साल आपने एक दूसरे को टॉलरेट कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है, खुशी से मनाइए, पार्टी करिए, हमें भी बुलाइए, डॉक्टर सूर्यकांत भी आएंगे। लेकिन उसके पहले 25 पत्ती और 25 पौधे, 50 पौधे मिलकर लगा दीजिए। तो कोई भी शुभ अवसर हो, पौधारोपण करते रहिए। मैं कहता हूँ दीज आर नॉट प्लांट्स, दे आर ऑक्सीजन प्लांट्स। तो ये सब बचाव के तरीके करते रहें। आपने कहा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो ये बेहद गंभीर मुद्दे पर बेहद मजेदार बातचीत थी डॉक्टर सूर्यकांत जी के साथ में। उम्मीद है आप सबको भी इससे बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ मैं आंचल दी हो हल्ला के लिए।